हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं आपके लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के टॉप 500 एमसीक्यूज। फ्रेंड्स, 500 ऐसे एमसीक्यूज जो कि हमेशा एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, चाहे वो आईएएस पीसीएस का एग्जाम हो या फिर टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो या अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। हमेशा ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप ये 500 एमसीक्यूज तैयार कर लेते हैं तो हिस्ट्री पार्ट को एग्जाम में अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल स्टडी होम अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लगातार लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास को 4 पार्ट्स में कवर करेंगे। और पहले पार्ट में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे सल्तनत काल से, या दिल्ली सल्तनत कह सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस काल में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना हुई। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना हुई थी सन 1200 से 1700 ईस्वी तक। और निम्नलिखित में से कौन ताजुल मासिर का लेखक है। ताजुल मासिर का लेखक कौन है? हसन निजामी। क्वेश्चन नंबर 3 है, तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई। तो ये पुस्तक लिखी गई थी मिन्हास उस सिराज के द्वारा। मिन्हास उस सिराज तबकात ए नासिरी के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जैनुद्दीन बरनी की है। तो जैनुद्दीन बरनी की पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही। जफरनामा के लेखक हैं अल अली याजदी। अली याजदी जफरनामा के लेखक हैं। तारीख शेर शाही। तारीख शेर शाही की रचना की थी अब्बास खां शेरवानी ने। अब्बास खां शेरवानी ने तारीख शेर शाही की रचना की थी। और सातवां क्वेश्चन है, एशिया मध्य एशिया के इतिहास और गौरव वंश के इतिहास की समुचित जानकारी निम्नलिखित में से किस पुस्तक में मिलती है। तो ये जानकारी मिलती है हमको कामिलुत तवारीख में। कामिलुत तवारीख। और क्वेश्चन नंबर 8 है, इब्नुल असिर की पुस्तक कामिलुत तवारीख निम्नलिखित में से किस अवधि में पूर्ण हुई। तो ये हुई थी सन 1230 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख जहान गुस्साए ज्वैनी किसकी रचना है। तो ये रचना है अता मलिक ज्वैनी की। अता मलिक ज्वैनी की रचना है तारीख जहान गुस्साए ज्वैनी। इसके नाम से लिंक कर सकते हैं इसको, ज्वैनी। तो अता मलिक ज्वैनी की रचना है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पश्चिम एशिया में मंगोल विजय की विस्तृत और आधिकारिक जानकारी प्रस्तुत करती है। तो ये पुस्तक है तारीख जहान गुस्साए ज्वैनी। हमदुल्ला मस्तौफी कजविनी ने अपनी पुस्तक तारीख गुजीदाह को निम्नलिखित में से किस अवधि में पूर्ण किया। तो ये पूर्ण हुई सन 1329 में। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को पूर्व का सर्वश्रेष्ठ सामान्य इतिहास कहलाने का गौरव प्राप्त है। तो ये प्राप्त है तारीख गुजीदाह को। तारीख गुजीदाह। निम्नलिखित में से किस लेखक को खोज डेनिसन रॉस लेखक की खोज डेनिसन रॉस द्वारा की गई। तो ये की गई फखरुद्दीन मुबारक शाह द्वारा। फखरुद्दीन मुबारक शाह। नेक्स्ट है 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक इल्तुतमिश द्वारा कुबाचा के विरुद्ध की गई सैन्य कार्यवाही का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। तो ये पुस्तक है जवामिउल हिकायत। जवामिउल हिकायत पुस्तक है जो कि कुबाचा के विरुद्ध की गई सैनिक कार्यवाही का विस्तृत विवरण करती है इल्तुतमिश के द्वारा। और क्वेश्चन 15 है, चाचनामा को मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था। अरबी में। और 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का रॉबर्टी द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। तो ये पुस्तक है तबकाते नासिरी। तबकाते नासिरी। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तबकाते नासिरी कब पूर्ण हुई। तो तबकाते नासिरी पूर्ण हुई
सन 1260 में। मोहम्मद बेहमद खानी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है तारीख मोहम्मदी। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक का समकालीन था? तो ये दोनों थे जयाउद्दीन बर्नी और नसरुद्दीन महमूद औफी। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक तारीख फिरोज शाही से संबंधित है? तो तारीख फिरोज शाही से संबंधित है जयाउद्दीन बर्नी। और तारीख फिरोज शाही की शब्द में पूर्ण हुई, ये हुई सन 1369 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में सन 1192 से लेकर सन 1228 ईस्वी तक के काल की घटनाओं का वर्णन मिलता है? तो ये वर्णन मिलता है हमको ताज उल मासिर में। ताज उल मासिर। फतूह उल सलातीन पुस्तक की रचना ख्वाजा अबू मलिक इसामी द्वारा किस ईस्वी में की गई? तो इसकी रचना की गई थी 1349 ईस्वी में। फतूह उल सलातीन पुस्तक का संपादन और प्रकाशन निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा किया गया? ये किया गया डॉक्टर मेहदी हुसैन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 है, मॉरिस यात्री इब्न बतूता ने किताबुल रहला लिखी। इब्न बतूता किस बादशाह के शासन काल में भारत आया था? तो इब्न बतूता आया था मोहम्मद तुगलक के शासन काल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। मोहम्मद तुगलक के शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था। और नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का और फिरोज तुगलक का समकालीन था? तो ये था जयाउद्दीन बर्नी। जयाउद्दीन बर्नी किसके शासनकाल के दौरान था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक का समकालीन था। अलाउद्दीन को किस सन में खुरासान का भार सौंपा गया? तो ये सौंपा गया था सन 956 ईस्वी में। 956 ईस्वी में खुरासान का भार अलाउद्दीन को सौंप दिया गया था। अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात कौन गद्दी पर बैठा था? सुबुक्तगीन। अलाउद्दीन के बाद सुबुक्तगीन। और महमूद गजनवी को जबूली का महमूद क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी माता जुबलिस्तान की थी। जबलिस्तान की उसकी माता थी, इसलिए मोहम्मद महमूद गजनवी को जबूली का महमूद कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 30 है, गजनई के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए थे? तो 17। ये काफी फेमस क्वेश्चन है, ये सभी को पता होना चाहिए कि 17 बार गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, या कह सकते हैं कि 17 बार भारत में लूट की थी उसने। और क्वेश्चन नंबर 31 है, महमूद गजनवी का शासनकाल क्या था? तो महमूद गजनवी का शासनकाल था 998 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी तक। 998 से लेकर 150 ईस्वी। महमूद गजनवी का कन्नौज पर आक्रमण कब हुआ? कन्नौज पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने सन 1019 में। और महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया? 1025 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने भारत का कौन सा प्रदेश गजनवी साम्राज्य में शामिल किया? तो किया पंजाब। महमूद गजनवी की सफलता का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण था महमूद गजनवी के सैनिक भारत की धन संपदा प्राप्त करने के लिए जी जान से लड़ रहे थे। यानी लूट की जो धन संपदा होती थी वो सैनिकों में बांटी जाती थी, तो इसलिए वो और ज्यादा मन से लड़ते थे, इसलिए हमेशा महमूद गजनवी जीत जाता था। और क्वेश्चन नंबर 36 है कि किस सन में महमूद गजनवी का देहांत हुआ? तो उसका देहांत हुआ था 1030 ईस्वी में। 1030 ईस्वी में उसका देहांत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 है, सन 900 से 1100 के बीच भारत पर आक्रमण करने वाला उत्तर पश्चिम का प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो ये था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी सन 900 से लेकर 1100 के बीच भारत पर आक्रमण करने वाला उत्तर पश्चिम का प्रथम आक्रमणकारी था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय सुदूर दक्षिण के शासक कौन थे? दक्षिण में शासक थे उस टाइम पे चोल। और बलबन ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने की इच्छा प्रकट की थी? क्या खुसरो को। किसने अपने वंश को फिरदौसी के शाहनामा में उल्लिखित पौराणिक अफरास्याब से जोड़ा? तो ये इल्तुतमिश और बलबन दोनों ने जोड़ा अपने वंश को अफरास्याब से। अफरास्याब वंश का खुद को बताते थे वो। और महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो ये आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जो कि हुआ था 1025 ईस्वी में। दोस्तों ये तिथि हमें याद रखनी है कि सोमनाथ पर आक्रमण महमूद गजनवी ने कब किया था? 1025 ईस्वी में।
थानेश्वर में स्थित किस मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर महमूद गजनवी ने गजनी भेज दिया था? तो ये था मंदिर चक्रस्वामी। थानेश्वर में स्थित मंदिर था चक्रस्वामी। इसकी मूर्तियों को तोड़कर महमूद गजनवी ने गजनी भेज दिया था। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने के कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा कारण विवादपूर्ण है? तो कुछ लोग मानते हैं कि इस्लाम के प्रचार के लिए वो आक्रमण करता था, तो ऐसा गलत माना जाता है, इस पर विवाद होते हैं। तो ज्यादातर लोग मानते हैं कि भारत की संपत्ति को लूटना उसका मैन मकसद होता था। वो लूटपाट करने के मकसद से आक्रमण करता था। और किस तुर्क आक्रमणकारी को बुत शिकन कहा गया? बुत शिकन कहा गया था महमूद गजनवी को। महमूद गजनवी के आक्रमण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम था हिंदू शाही राज्य का विनाश। महमूद गजनवी ने हिंदू शाही राज्यों का विनाश कर दिया था। ये सबसे महत्वपूर्ण परिणाम उसके आक्रमणों का था। और क्वेश्चन नंबर 46 है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी पहला वो शासक था जो खलीफाओं से, क्योंकि खलीफा मान्यता जिसको देते थे वही सुल्तान कहलाता था, तो सुल्तान कहलाने वाला सबसे पहला शासक बना था महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी ने हिंदू शाही राजवंश के जयपाल, आनंदपाल और त्रिलोचन पाल के विरुद्ध आक्रमण कब से कब तक किए? तो ये किए थे उसने 1000 से लेकर 1021 ईस्वी तक। इस तरह से उसने हिंदू शाही राजवंशों का, कह सकते हैं, विनाश कर दिया था। और क्वेश्चन नंबर 48 है, महमूद गजनवी के भारत पर किए गए आक्रमणों को कालक्रमानुसार सजाइए। तो इसमें आक्रमण है कालिंजर का आक्रमण, मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण, कन्नौज और मथुरा पर आक्रमण, सोमनाथ पर आक्रमण, नारायणपुर आक्रमण, जाटों के विरुद्ध आक्रमण और थानेश्वर पर आक्रमण। तो इसमें सबसे पहला आक्रमण था मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण। मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण था सबसे पहला। और फिर था नारायणपुर आक्रमण। नारायणपुर आक्रमण यानी ये था पहला आक्रमण, ये था उसका दूसरा आक्रमण। और और थानेश्वर पर आक्रमण उसका तीसरा आक्रमण था। और कालिंजर पर आक्रमण चौथा आक्रमण था। और पांचवा आक्रमण था उसका कन्नौज पर। और छठा आक्रमण था जाटों के विरुद्ध। और सातवां आक्रमण था सोमनाथ पर। ये सातवां आक्रमण था सोमनाथ पर। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो उसके बारे में ये तीनों सत्य हैं कि वह अनपढ़ था पर विद्वानों का सम्मान करता था। उसने इमारतें बनवाने का बड़ा ही शौक था और वह अपने धर्म का कट्टर भक्त था। और चौथा जो कि उसके बारे में सत्य नहीं है, उसने भारत में इस्लाम का प्रचार किया। उसने भारत में इस्लाम का प्रचार किया, ये बात असत्य है। उसने भारत में इस्लाम का प्रचार नहीं किया, उसने मात्र लूटपाट की। क्वेश्चन नंबर 50 है, महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमण को किस विद्वान ने जिहाद जिहाद पवित्र ग्रंथ की संख्या दी थी? तो ये दी थी उसने अल बरूनी ने। अल बरूनी ने संख्या दी थी जिहाद की, उसके द्वारा किए गए आक्रमणों को। और महमूद गजनवी के दरबार के निम्नलिखित विद्वानों में से किसे शाहनामा ग्रंथ लिखा? शाहनामा ग्रंथ लिखा था फिरदौसी ने। फिरदौसी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, महमूद गजनवी को परास्त करने के लिए राजपूत शासकों द्वारा बनाए गए विद्रोही संघ का नेतृत्व किसने किया? ये किया था चंदेलगंड ने। चंदेलगंड ने। और महमूद मोहम्मद गौरी ने सन 1175 में भारत का पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? तो ये किया था मुल्तान के खिलाफ, जैसे कि हमने पीछे बात की, मुल्तान के खिलाफ। और सन 1991 में, सॉरी 1191 में महमूद मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन के प्रथम युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में रहा? पृथ्वीराज चौहान के पक्ष में। पहला युद्ध जीता था पृथ्वीराज चौहान ने, लेकिन पृथ्वीराज और गौरी के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? सन 1192 में। यानी एक साल बाद ही दूसरा युद्ध हुआ इन दोनों के बीच में। और अगला क्वेश्चन है 56, निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी के भारत
पर आक्रमण का प्रमुख कारण था? तो कारण था भारत विजय। भारत पर विजय करना चाहता था, इसलिए उसने आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी के उस गुलाम का नाम क्या था जिसने सन 1206 में स्वयं को भारत का सुल्तान घोषित किया और गुलाम वंश की स्थापना की? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी के निम्नलिखित सरदारों में से किस सरदार ने बिहार और बंगाल के कुछ भाग को जीतने में सफलता पाई? तो ये सफलता मिली थी मोहम्मद बख्तियार खिलजी को। मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य सन 1194 में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है चंदावर के युद्ध के नाम से। निम्नलिखित शासकों में प्रथम कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? तो ये था गुजरात का मूल राज द्वितीय। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? सन 1206 में। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक ने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया था? तो ये किया था मूलराज ने। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार भारत में तुर्की विजय को देवी कृपा मानता है? तो ये दोनों मानते हैं, हसन निजामी और मिन्हाज उस सिराज। दोनों मानते हैं कि भारत में तुर्की विजय को देवी कृपा के रूप में ये देखते हैं। और तुर्की आक्रमण के विरुद्ध भारतीयों की हार के कारण थे, हार के सभी कारण थे, देख लेते हैं। तुर्की आक्रमण से पूर्व भारत अनेक राज्यों में विभाजित था, ये अलग अलग राज्यों में विभाजित था। दूसरा, वर्ण और जाति व्यवस्था के कारण भारतीय समाज कई वर्गों में बटा था, लोगों में एकता नहीं थी। और तीसरा है, धार्मिक दृष्टि से भारत अनेक संप्रदायों और उप संप्रदायों में विभक्त था। तो कई धर्मों में बटा हुआ था, तो इस वजह से एकता नहीं थी और इस कारण से ये तुर्की आक्रमणों के विरुद्ध हार जाता था हमेशा युद्धों में। और अक्ता की परिभाषा कहाँ पर दी गई है? अक्ता की परिभाषा दी गई है निजामुल मुल्क की सियासतनामा में। निजामुल मुल्क की सियासतनामा में अक्ता की परिभाषा दी गई है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। 66 नंबर क्वेश्चन है, इरफान हबीब के अनुसार चरखा स्पिनिंग व्हील ईरान से भारत में कब आया? ईरान से आया है चरखा, ये आया है 12वीं शताब्दी में। मिन्हाज उस सिराज के अनुसार किसने एक बार कहा था कि अन्य सुल्तानों के एक बेटा हो सकता है अथवा दो, मेरे अनेक हजार बेटे हैं, अर्थात मेरे तुर्की गुलाम जो मेरे राज्यों के उत्तराधिकारी होंगे और जो मेरे बाद उन राज्यों के खुद में मेरा नाम सुरक्षित रखेंगे। ये कहा था मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी ने ये बात कही थी, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित से कौन सा कथन तुर्कों से संबंधित है? तो तुर्कों से संबंधित ये सारे कथन है। नंबर 1, सन 1192 और 1206 के बीच तुर्की शासन का विस्तार गंगा यमुना के दोआब पर उसके निकटवर्ती क्षेत्रों तक हो गया और बिहार और बंगाल भी जीत लिए गए। दूसरा, दूरवर्ती क्षेत्रों पर तुर्कों में शासन करने की शक्ति नहीं थी। और तीसरा, दिल्ली के दक्षिण भाग की सुरक्षा के लिए मुइजुद्दीन ने बयाना और ग्वालियर के शक्तिशाली किलों को अपने अधिकार में कर लिया। तो ये सभी बातें तुर्कों से संबंधित हैं। मोहम्मद गौरी का सेनापति निम्नलिखित में से कौन था? गौरी का सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 70 है, तुर्क सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो तुर्क सल्तनत की स्थापना की थी मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी तराइन के युद्ध में किस सन में पराजित हुआ? 1192 में। यानी जो दूसरा युद्ध था, पहला युद्ध था 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं। और दूसरा युद्ध था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन में 1192 में, इसमें मोहम्मद गौरी की विजय होती है। तीसरा अगला क्वेश्चन है 72वां, तबकात नासिरी के लेखक निम्नलिखित से कौन है? तो इसके लेखक मिनहाज। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराने वाला निम्नलिखित से कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके नाम से ही इसको लिंक कर सकते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। हसन निजामी नामक विद्वान का आश्रयदाता कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का हसन निजामी का आश्रयदाता था। मीन्स इसके दरबार में हसन निजामी ये विद्वान रहता था। और भारत में मुस्लिम साम्राज्य या राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है
76। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ पर अपनी राजधानी बनाई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के साम्राज्य के भारतीय क्षेत्रों का स्वामी बना क्योंकि वह मोहम्मद गौरी द्वारा भारत में छोड़े गए अधिकारियों में से सबसे वरिष्ठ अधिकारी था, यानी सबसे सीनियर था, सबसे एज था, सबसे सीनियर अधिकारी था कुतुबुद्दीन ऐबक। और 78वां क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित राजवंश को इतिहासकारों ने कई नाम दिए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा है? तो ये है आरंभिक तुर्क सुल्तान। आरंभिक तुर्क सुल्तान कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को या उसके राजवंश को। किसका निर्माण कुतुबुद्दीन ने नहीं करवाया? तो कुतुबुद्दीन ने जो निर्माण कराए हैं वो कुवत उल इस्लाम मस्जिद का करवाया था, कुतुब मीनार का करवाया था, और 2.5 दिन का झोंपड़ा करवाया था। 2.5 दिन का झोंपड़ा क्योंकि ये 2.5 दिन में ही तैयार हो गई थी, जो मस्जिद थी एक, ये 2.5 दिन में ही तैयार हो गई थी, तो इसलिए इसको 28 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। और अलाई दरवाजे का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं करवाया, तो इसका सही आंसर है अलाई दरवाजा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस तरह हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी घोड़े से गिरकर। चागोन खेलते हुए घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है 82वां, किस तुर्क सुल्तान ने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए? शुद्ध अरबी में सिक्के जारी किए थे इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन का निर्माण किसने पूरा करवाया? सॉरी, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश ने। तुर्कान चहलगानी नामक तुर्की दासों के प्रसिद्ध दल का गठन किया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम कानूनी रूप से सुल्तान था। इसका काल था 1210 से 1236 ईस्वी तक। 1210 से 1236 ईस्वी तक। 86वां क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया? तो दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था सबसे पहले इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ने राजधानी बनाया था लाहौर को, और इल्तुतमिश ने बनाया था दिल्ली को। इल्तुतमिश के समय में किस मंगोल नेता ने दिल्ली की सुरक्षा को खतरा उपस्थित हुआ? चंगेज खान। इल्तुतमिश के समय किस मंगोल नेता से? तो चंगेज खान से दिल्ली की सुरक्षा को खतरा महसूस हुआ था, उपस्थित हुआ था। इल्तुतमिश ने बंगाल के स्वतंत्र शासक हुसामुद्दीन इवाज के विरुद्ध कब अभियान चलाया? सन 1225 ईस्वी में। किस शासक ने स्थायी सेना रखना शुरू किया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर सन 1220 ईस्वी में अधिकार किया। उसने परमाणु की राजधानी मंदोर पर कब अधिकार किया? तो इसका सही आंसर है सन 1227 ईस्वी में। 1227 ईस्वी में। और इल्तुतमिश से संबंधित खस्म कल्ब या कल्ब सुल्तानी किसे कहा जाता था? ये कहा जाता सुल्तान द्वारा स्थापित सेना को खस्म कल्ब या फिर कल्ब सुल्तानी। प्रथम तुर्की सुल्तान जो भारत की राजनीति को गजनी और मध्य एशिया की राजनीति से पृथक करने में सफल रहा, वो था इल्तुतमिश। सुल्तानों में से किसकी मृत्यु के पश्चात राज्य सत्ता के लिए सुल्तान और 40 गुलाम सरदारों के गुटों में संघर्ष आरंभ हुआ? ये हुआ था इल्तुतमिश के। और दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के टंका और जीतल को जारी करवाया? तो टंका और जीतल को जारी करवाया था जारी करवाया था इल्तुतमिश ने। सुल्तान बनने के अवसर पर निम्नलिखित में से इल्तुतमिश की कौन सी कठिनाइयां रही, कौन सी कठिनाइयां नहीं थी? तो राजपूतों द्वारा दिल्ली सल्तनत पर हमले, ये उसकी समस्या नहीं थी। उसकी समस्या थी कि ताजुद्दीन एल्दोज उसे अपने अधीन मानता था, और नसरुद्दीन कुवाचा उसका प्रतिद्वंदी था, और मंगोल आक्रमण की आशंका उसे रहती थी। लेकिन राजपूतों द्वारा दिल्ली सल्तनत पर हमले नहीं होते थे, तो ये उसके आगे कठिनाई नहीं थी। कठिनाई थी ये तीनों। और क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत में संभवतः पहला मकबरा निर्मित करवाने का श्रेय दिया जाता है। मकबरा सबसे पहले निर्मित करवाया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश को दिल्ली का तख्त कैसे मिला? तो दिल्ली के तुर्क अमीरों एवं सैनिक अधिकारियों ने उसका चुनाव सुल्तान पद के लिए किया, इस तरह से उसका तख्त मिला। सुल्तान चुने जाने के पश्चात इल्तुतमिश किस प्रांत का गवर्नर था? बदायूं का। और इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से कौन सी चांदी का सिक्का चलवाया? कौन सा चांदी का सिक्का चलवाया? टका। और इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिससे बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता मिली, और यह सम्मान खिलाफत इल्तुतमिश को कब प्राप्त हुआ? ये हुआ था 19 फरवरी 1229 को।
दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इक्ता प्रथा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? इक्ता प्रथा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश इल्तुतमिश के किस प्रतिनिधि ने सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या की थी? नसरुद्दीन कुबाचा ने। और अजमेर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो अजमेर की मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। निम्नलिखित में से किस क्वेश्चन नंबर 104 है 104 के सुल्तानी खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति लेकर सिंहासन पर अपने वंश के अधिकार को सुरक्षित करने का प्रयत्न किया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश द्वारा गठित चालीसा या तुर्कानी चहलगानी संबंधित था। तुर्कानी चहलगानी में क्या था? सुल्तान द्वारा गठित 40 प्रमुख तुर्की दासों एवं उच्च कुल के तुर्की गैर तुर्की अधिकारियों का समूह था। ये चालीसा या तुर्कानी चहलगानी। और क्वेश्चन नंबर 106 है, सुल्तान इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात राज्य सत्ता के लिए 40 सरदारों के गुट ने संघर्ष आरंभ किया। वे थे इल्तुतमिश के तुर्की गुलाम सरदार। 107 नंबर क्वेश्चन है, 30 अप्रैल 1236 को इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला शासक कौन हुआ? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। कौन सा कथन इल्तुतमिश के बारे में असत्य था? तो ये तीनों चीजें सत्य हैं, उसके बारे में असत्य बात कोई नहीं है। दिल्ली सल्तनत में शमसुद्दीन इल्तुतमिश का शासन काल सन 1210 से 1236 था। वह इलबारी जनजाति का तुर्क था, ये बात सही है। तराइन के मैदान में इल्तुतमिश ने एल्दोज को पराजित किया, ये भी बात सही है। और सन 1200 में ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश को उस नगर का अमीर बनाया गया था। बाद में कुतुबुद्दीन ने उसे बदायूं की इक्ता शासन करने के लिए दी, जो रैवर्टी के अनुसार दिल्ली साम्राज्य में सबसे उच्च थी। तो ये तीनों बातें उसके बारे में सही हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 109। 109 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इल्तुतमिश के 26 वर्ष के शासन काल से संबंधित है? तो ये सभी हैं। नंबर 1, सन 1210 से 1220 तक इल्तुतमिश ने अपने विरोधियों का दमन किया। दूसरा, 1221 से 1227 तक इल्तुतमिश को मंगोल आक्रमण के खतरे का सामना करना पड़ा। तीसरा, 1228 से 1236 तक वह अपनी व्यक्तिगत और वंशीय सत्ता के संगठन के लिए कार्य करता रहा। क्वेश्चन नंबर 110 है, इल्तुतमिश के सिंहासन रोहण के समय निम्नलिखित में से किसने अपने को बिहार और बंगाल का शासक घोषित किया था? अली मर्दान खान ने। कुबाचा ने अपने आप को कहाँ का स्वतंत्र शासक घोषित किया था? मुल्तान का। और मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। किस इतिहासकार ने कहा कि रजिया के नारी होने के कारण मर्दों की दृष्टि में उसके सब गुण बेकार थे? ये कहा था मिनहाज उस सिराज ने। क्योंकि मर्दों की दृष्टि से उसके सभी गुण बेकार थे, ये कहा था मिनहाज सिराज ने। 114वां क्वेश्चन है, रजिया के विरुद्ध जो षड्यंत्र हुआ उसका नेता कौन था? उसका नेता था इख्तियारुद्दीन ऐतगीन। इख्तियारुद्दीन ऐतगीन ने उसके विरुद्ध संघर्ष किया, सॉरी षड्यंत्र किया। और मामलुक वंश के शासकों को उसके कालक्रम के अनुसार आदि क्रम में लिखना है। अलाउद्दीन मसूद शाह, रजिया, मुइजुद्दीन बहरम शाह, नसरुद्दीन महमूद। तो इसका सही क्रम है, सबसे पहले रजिया नंबर 1, नंबर 2 मुइजुद्दीन बहराम शाह, और नंबर 3 अलाउद्दीन मसूद शाह, और नंबर 4 नसरुद्दीन महमूद। ये इनका सही क्रम है। रजिया ने अपने भाई रुकनुद्दीन फिरोज को अपदस्थ कर सत्ता पर अधिकार किया। इस तरह से सत्ता में आने की मुख्य बात क्या थी? तो इसकी मुख्य बात थी कि पहली बार दिल्ली की जनता ने स्वयं ही उत्तराधिकार के प्रश्न पर नियंत्रण करके रजिया को सुल्तान बनाया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी। और क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में से किसने घोषणा की थी कि क्योंकि मैं अफरासियाब का वंशज हूँ, मैं किसी निम्न जाति के व्यक्ति को ऊंचे पद पर बैठने की आज्ञा नहीं दे सकता? ये कहा था बलबन ने। रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? रजिया द्वारा गैर तुर्कों को अधिक महत्व देना। और रजिया सुल्तान का विरोध कर रहे तुर्की अमीरों को के दल का नेता कौन था? निजामुल मुल्क जुनैदी। रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली सल्तनत तख्त पर बैठने वाले सुल्तानों को कालक्रमानुसार सजाइए। तो रजिया के बाद
कौन बैठा दिल्ली के सल्तनत पे, ये जान लेते हैं। तो रजिया के बाद बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, और तीसरा नसरुद्दीन महमूद, और चौथा बलबन। ये इस क्रम में दिल्ली के तख्त पर, दिल्ली सल्तनत के तख्त पर बैठने वाले सुल्तानों का क्रम है। और क्वेश्चन नंबर 121 है, किसने रजिया की सफलता का कारण उसका स्त्री होना बताया? ये हमने पहले बात की थी, मिनहाज ने, क्योंकि मर्दों की दृष्टि में वो एक अयोग्य शासक थी, उसके गुण जो थे उनको वो नजरअंदाज करते थे। और सल्तनत कालीन किस शासक ने राजत्व के देवी सिद्धांत का पालन किया? बलबन ने। सुल्तान का अभिवादन करने के लिए सिजदा और पैबोस का नियम किसने जारी किया? बलबन ने। सिजदा और पैबोस, ये भी काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 40 अमीरों के दल का दमन किसके द्वारा किया गया? बलबन के द्वारा किया गया। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वोत्तम राजत्व सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या की? बलबन ने की। और मामलुक सुल्तानों में से किसने राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत खुदाई माना? बलबन ने माना। यानी वो ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था सुल्तान को। और क्वेश्चन नंबर 127 है, बलबन किस वंश का प्रख्यात शासक था? गुलाम वंश का। निम्नलिखित में से किस तुगलक ने किस सुल्तान ने दरबार में नवरोज के त्योहार को मनाना आरंभ किया? बलबन ने किया। बलबन के बलबनी वंश का अंतिम शासक था क्यूमर्स। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के बारे में सत्य है? तो ये सभी सत्य हैं। 7 अक्टूबर 1249 को नसरुद्दीन ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की और सेना पर पूर्ण नियंत्रण के साथ नायब मुलाकात का पद दिया। और बलबन को अमीर हाजिब बनाया गया और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान से किया। थोड़े समय के अवकाश 1252 से 53 के अतिरिक्त बलबन ने करीब 40 वर्ष तक शासन किया और 20 वर्ष एक वजीर की हैसियत से और 20 वर्ष एक सुल्तान के रूप में शासन किया। तो ये सभी बातें सत्य हैं बलबन के बारे में। बलबन के प्रमुख विरोधियों में एक दल भारतीय मुसलमानों का था। तो इसका नेता कौन था? ये था इमादुद्दीन रेहान। इमादुद्दीन रेहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132वां, इलवारी वंश के किस शासक की मृत्यु लाहौर में चौगान यानी पोलो खेलते हुई हुई? ये हमने पहले ही बात की, कुतुबुद्दीन ऐबक की। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने जलालुद्दीन को शरण देने से इनकार करके दिल्ली सल्तनत की रक्षा चंगेज खान के आक्रमण से की? इल्तुतमिश ने। तुर्कानी चहलकानी से आप क्या समझते हो? यह है शासन करने वाले 40 कुलीनों का वर्ग था। निम्नलिखित में से गुलाम का गुलाम कहा गया है, गुलाम का गुलाम कहा गया है इल्तुतमिश को, क्योंकि ये जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन, और कुतुबुद्दीन का गुलाम था इल्तुतमिश, इसलिए इसको गुलाम का गुलाम कहा गया है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? ये था इल्तुतमिश। और अगला क्वेश्चन 137वां, बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा? कैकूबाद। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत के नाम पर रखा गया, उस सूफी संत का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। किसे 1000 दीनारी कहा जाता है? मलिक काफूर को, क्योंकि ये 1000 दीनार में खरीदा गया था, इसलिए इसको 1000 दीनारी कहा जाता है। मलिक काफूर एक गुलाम था। फुतूह उल सलातीन लिखी अब्दुल मलिक इसामी ने। कौन दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसे लाख बख्श की उपाधि धारण की? ये था कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि एक दानी प्रवृत्ति का था, तो इसलिए इसको लाख बख्श के नाम से इसकी उपाधि दी गई थी। और 142वां क्वेश्चन है, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किस पुस्तक को कहा जाता है? किताबुल हिंद को। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किस पुस्तक को कहा जाता है? किताबुल हिंद को। महान मध्यकालीन यात्री इब्न बतूता किस देश का था? मोरक्को का। कौन महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? अल बरूनी। रजिया का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1236 से 1240 तक रहा, लगभग 4 साल। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान का शासन रक्त और लौ की नीति पर आधारित था? बलबन। और अगला क्वेश्चन है 148वां, किस मध्यकालीन शासक ने सर्वप्रथम राजत्व का देवी सिद्धांत प्रतिपादन किया? बलबन ने, यानी कि ये सुल्तान को
सुल्तान को तो भगवान का या फिर अल्लाह का प्रतिनिधि मानता था। और तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। और किस युद्ध ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का द्वार खोल दिया है? तराइन का द्वितीय युद्ध, क्योंकि तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था और इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। कौन सी इमारत कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नहीं बनवाई गई? तो अलाई दरवाजा नहीं बनवाई गई, कुतुब मीनार, कुबत अल इस्लाम मस्जिद और अढ़ाई दिन का झोंपड़ा तीनों बनवाई गई हैं उसके द्वारा। अलाई अलाई दरवाजा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नहीं बनवाया गया। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की? इल्तुतमिश ने। अगला है 153। निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया था भीम द्वितीय ने। जयपाल किस वंश के शासक थे? हिंदू शाही वंश के। और मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण था राजनीतिक एकता का अभाव। तबकात नासरी के लेखक हैं मिन्हाजुस सिराज। जवाबित क्या थे? राज्य के कानून। चचनामा किस भाषा में लिखा गया था? अरबी में लिखा गया था। और तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? तो ये किया गया था नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। नसीरुद्दीन महमूद। किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना? आर.पी. त्रिपाठी ने। किस सुल्तान ने तुर्कानी चहलगानी का दमन किया? बलबन ने। किस सुल्तान ने खलीफा से खिलाफत प्राप्त की? सुल्तान इल्तुतमिश ने। और नेक्स्ट है 163। निम्नलिखित विदेश यात्रियों को उनकी राष्ट्रीयता से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे निकोलो कॉन्टी, ये कहाँ के थे? अथानासियस निकितीन, अब्दुल रज्जाक और डोमिंगो पेस। इनका हमें सही कूट बताना है। तो सही कूट होगा इनका 2-3-1-4, 2-3-1-4। यानी पहला है इटालियन और ये है पुर्तगाली और अब्दुल रज्जाक है रूसी और डोमिंगो पेस है ईरानी। तो ये चारों इस तरह से जो विदेशी जो यात्री थे। और 164वां क्वेश्चन है उस इतिहासकार का नाम बताइए जिसने भारत का विवरण बिना यहाँ कभी आए हुए भी लिखा है। तो ऐसा भी लिखा हुआ है शिहाबुद्दीन अल उमरी। जयाउद्दीन बरनी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है तारीख फिरोजशाही। और निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है हमको। तो तैमूर का आक्रमण, अलाउद्दीन का देवगिरी पर आक्रमण, तुगरिल का विद्रोह और बहमनी साम्राज्य की स्थापना। तो ये हुआ है इसके बारे में। सबसे पहले बहमनी साम्राज्य की स्थापना नंबर 1। नंबर 2 है अलाउद्दीन का देवगिरी पर आक्रमण। नंबर 3 है इसका क्रम गलत हो गया। सबसे पहला है तुगरिल का विद्रोह। तुगरिल का विद्रोह सबसे पहला है। दूसरा है अलाउद्दीन का देवगिरी पर आक्रमण। और तीसरा है बहमनी साम्राज्य की स्थापना। और चौथा है तैमूर का आक्रमण। इस तरह से इनका सही क्रम है। और सल्तनत काल के दो प्रमुख सिक्कों टंका और जीतल का प्रचलन किसने किया था? ये किया था सुल्तान इल्तुतमिश ने। बलबन द्वारा किसका वंशज, बलबन स्वयं को किसका वंशज मानता है? आफरासियाब वंश का वंशज मानता था। और इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? अफ्रीका का। और इब्न बतूता द्वारा निम्नलिखित में से पुस्तक जो लिखी गई रहला। और दोस्तों इस तरह से पहला पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। अब आता है दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इमामुद्दीन रहन का कालखंड है 1253 से 1254। बलबन का कालखंड था 1266 से 1286। और बलबन अमीर शिकार किसके कार्यकाल में बना था? रजिया सुल्तान के शासनकाल में। और बलबन ने रजिया सुल्तान के विरुद्ध तुर्की सरदारों की सहायता की। रजिया के कार्यकाल में अमीर हाजिब नियुक्त किया गया किसलू खां को।
किसलू खां। रजिया के कालखंड में लाहौर व भटिंडा का प्रांताध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ? ये हुआ शेर खां। शेर खां। बलबन नायब मुमलिकात कब नियुक्त हुआ? 1249 में। बलबन ने सुल्तान नासिरुद्दीन के साथ विवाह किया अपनी पुत्री का। तुर्की सरदार बलबन से घृणा करते थे क्योंकि राजनीतिक रूप से वह बहुत शक्तिशाली हो गया था। और 10वां क्वेश्चन है, तुर्की सरदारों का नेतृत्व निम्नलिखित में से कौन कर रहा था? इमामुद्दीन रेहान। नेक्स्ट है, बलबन व उसके भाई का निष्कासन किया गया 1253 ईस्वी में। बलबन और उसके भाई के निष्कासन के बाद निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बना? ये बना इमामुद्दीन रेहान। इमामुद्दीन रेहान मुसलमान बनने से पहले क्या था? हिंदू था। और इमामुद्दीन रेहान का निष्कासन कब हुआ? ये हुआ था 1254 ईस्वी में। प्रदीप खुसरो के अनुसार अमीर खुसरो की जीवन अवधि है 1253 से लेकर 1325 ईस्वी तक। अमीर खुसरो के पिता के हिंदुस्तान आगमन के समय यहाँ किसका शासन था? इल्तुतमिश का। नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने अमीर खुसरो के पिता को सेना में भर्ती किया सरदार के रूप में। अमीर खुसरो के पिता की मृत्यु तब हुई जब उनकी आयु थी 9 वर्ष। अमीर खुसरो ने किस आयु में तोहफतु सिग्र अर्थात जवानी का तोहफा की रचना की थी? 20 वर्ष में। और अमीर खुसरो के नाना जो कि एक हिंदू से मुसलमान बने थे, उनकी मृत्यु हुई 1273 ईस्वी में। अमीर खुसरो द्वारा रचित मसनवी अफसनामा के कुल कितने शेर हैं? 240। अमीर खुसरो को अमीर की पदवी किसने प्रदान की? जलालुद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, मुबारक शाह खिलजी कब सिंहासन पर बैठा? ये बैठा 1316 ईस्वी में। अमीर खुसरो बंगाल से दिल्ली कब लौटे? 1325 ईस्वी में। नसीरुद्दीन खुसरो शाह निम्नलिखित में से कौन किसको ताजुल मुल्क की उपाधि प्रदान नसीरुद्दीन खुसरो शाह द्वारा किसको ताजुल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? वहीदुद्दीन को। वहीदुद्दीन। नसीरुद्दीन खुसरो शाह द्वारा घोड़ों का अध्यक्ष चुना गया वहीदुद्दीन को। और खुसरो शाह द्वारा पंजाब का सूबेदार कौन नियुक्त किया गया था? गाजी मलिक को। गाजी मलिक। और नेक्स्ट है 28। नसीरुद्दीन खुसरो शाह ने जनता का समर्थन पाने के लिए धार्मिक नेताओं को धनराशि प्रदान की। खुसरो शाह के विरोधी दल का नेतृत्व कर रहा था गाजी मलिक। गाजी मलिक और खुसरो शाह के मध्य युद्ध हुआ 5 सितंबर 1320 को। सीरी महल में गाजी मलिक सिंहासन पर कब बैठा? 8 सितंबर 1320 को। जिनमें से किस सूफी संत ने यौगिक क्रिया को अपनाया और सिद्ध कहलाया? तो निजामुद्दीन औलिया। और नेक्स्ट है, सूफी विचारधारा में तुर्क ए दुनिया का अर्थ है विश्व का परित्याग। विश्व का परित्याग। ये सूफी विचारधारा में तर्क ए दुनिया का अर्थ है। तर्क ए दुनिया। निम्नलिखित किसने ताजुल मासिर लिखी? हसन निजामी ने। इसे कई बार हम पढ़ चुके हैं। भारत का तोता किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। भारत में चिश्तिया सिलसिले की स्थापना किसने की? मोहिउद्दीन चिश्ती ने। वे चिश्ती संत कौन थे जिनके प्रति शहाबुद्दीन गौरी बहुत अनुकूल था? ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती। किस सूफी संत ने कहा कि खनूज दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली अभी दूर है? तो ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। निजामुद्दीन औलिया ने। और शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय से संबंधित थे? तो ये थे चिश्ती संप्रदाय से। चिश्ती। और चिश्ती संप्रदाय के निम्नलिखित संतों को तिथि के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो इनकी तिथि है, सबसे पहले आए थे बाबा फरीद गंज शकर। और दूसरे नंबर पे हैं शेख निजामुद्दीन औलिया। तीसरे पे हैं चिराग दहलवी। तीसरे पे। और चौथे पे हैं शेख महमूद गैसूदराज। चौथे पे। नेक्स्ट है दोस्तों, इस तरह से ये पार्ट भी यही समाप्त होता है।
दोस्तों अब आता है पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड का पहला क्वेश्चन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक रहा। इसके समय में किस मंगोल नेता ने भारत पर आक्रमण किया? तो इनके समय में आक्रमण किया था अब्दुल्ला ने। जलालुद्दीन खिलजी के समय किस वर्ग को नव मुसलमान कहा गया? तो नव मुसलमान कहा गया भारत पर आक्रमण करने के लिए आए उन मंगोलों को जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार करके भारत में ही रहना स्वीकार किया, इनको नव मुसलमान कहा गया। और अगला है तीसरा, सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी मारा गया, ये किसके द्वारा मारा गया था? ये मारा गया था अपने भतीजे के द्वारा। इसके भतीजे ने इसको मारा था। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया अलाई दरवाजा का निर्माण। और किस सल्तनत कालीन शासक की आज्ञा से सीदी मौला नामक एक दरवेश को केवल राजद्रोह के संदेह पर फांसी दी गई? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने सीदी मौला नाम के एक दरवेश को केवल राजद्रोह के संदेह पर, उसको शक हुआ था कि राजद्रोह कर रहा है, तो उसने फांसी दे दी थी। अपने सिक्कों पर किसने अपना उल्लेख द्वितीय सिकंदर के रूप में लिख करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। जालौर के राजा कनेर देव के विरुद्ध युद्ध में किसने अपने महल की नौकरानी गुले बेहस्त की अध्यक्षता में सेना भेजी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने भेजी थी। और राय रायन की उपाधि अलाउद्दीन ने किस शासक को प्रदान की? रामचंद्र देव को। रामचंद्र देव को। नेक्स्ट है, किस दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। जफर खान नामक प्रसिद्ध वीर जो मंगोल आक्रमणकारियों से युद्ध करते समय मारा गया और रुस्तम के नाम से जाना जाता था, किस युद्ध का अभिन्न मित्र था? अलाउद्दीन खिलजी। बाजार पर नियंत्रण कायम करने वाला प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। और राजस्व संबंधी नियमों और उपनियमों के सुधार करने का श्रेय सर्वप्रथम किस तुर्की सुल्तान को जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। वह भारत का प्रथम मुस्लिम सम्राट था। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में यह कथन किस इतिहासकार का है? एस आर शर्मा का। नेक्स्ट है चौदहवा क्वेश्चन। चौदहवा क्वेश्चन है कि वह कौन सा सुल्तान था जो दूसरे सिकंदर बनकर विश्व विजेता का स्वप्न देखा करता था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। यास्मीन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मेमुनिन की उपाधि दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान ने ग्रहण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। मूल्य नियंत्रण व्यवस्था निम्नलिखित में किस मुस्लिम शासक ने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह हमको बताना है। तो सराय अदल घोड़ों का बाजार होता था, ये कथन सत्य नहीं है। सराय अदल घोड़ों का बाजार नहीं होता था। नेक्स्ट है 18वां क्वेश्चन। निम्नलिखित सुधारों में से कौन अलाउद्दीन के सैनिक सुधारों में सम्मिलित नहीं था? तो प्रांतीय सूबेदारों की सेनाओं को समाप्त करना, ये उसका सुधार, उसके द्वारा किया गया सुधार नहीं था। सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित करने की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा की गई? ये की अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किस शासक के जमाने में घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा प्रारंभ की गई? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित आधारों में से किस आधार पर अलाउद्दीन खिलजी ने लगान निश्चित किया था? तो लगान निश्चित किया था उसने कृषि के अंतर्गत भूमि को नापकर। कृषि भूमि की नाप के अनुसार लगान लिया जाता था। दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने अपने को मुस्लिम उलेमाओं के प्रभाव से मुक्त मुक्त रखा, ये मुस्लिम उलेमा मीन्स मुस्लिम धर्मगुरु। और अलाउद्दीन खिलजी ने मुस्लिम उलेमाओं के प्रभाव से अपने आप को मुक्त रखा। दिल्ली के किस मुस्लिम सुल्तान के अंतर्गत मुस्लिम शासन का विस्तार सर्वाधिक था? अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट है नेक्स्ट है दोस्तों 24वां क्वेश्चन। मंगोल आक्रमणों को
मंगोल आक्रमणों को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सा साधन नहीं अपनाया था? तो इसका सही उत्तर है उस उनके साथ अच्छे संबंध बनाए, अच्छे संबंध नहीं बनाए थे। और इसके अलावा जो अपनाए थे, सीमा किलों की सुरक्षा व्यवस्था की थी, केंद्र पर एक बड़ी और स्थायी सेना रखी थी, और उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा के लिए अपने योग्य सेनापति को सीमा रक्षक के रूप में नियुक्त किया। ये तीन चीजें उसने की। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? अलाउद्दीन खिलजी ने। दक्षिण भारत पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आर्थिक सुधारों को लागू करने के पीछे अलाउद्दीन का मुख्य उद्देश्य क्या था? राज्य के लिए अत्यधिक आय प्राप्त करना। मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण की ओर सेना भेजने वाला कौन था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था लागू की गई थी केवल दिल्ली में। जो उसकी बाजार व्यवस्था, उसने नई बाजार व्यवस्था लागू की थी, वो केवल दिल्ली में की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां। भारत में प्रथम पूर्ण इस्लामी परंपरा के अनुसार जमात खां मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन के नवीन लगान संबंधी नियम लागू किए गए थे दिल्ली और उसके निकट के क्षेत्र में। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार की नीति क्यों शुरू की? कम लागत में बड़ी सेना रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है 33वां। आवास एवं चराइकर के सुल्तान द्वारा लागू किए गए? ये किए गए थे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। और किस शासक के संबंध में कहा जाता है कि उसके राज्य में यदि कोई दुकानदार गलत बाटों का इस्तेमाल करके कम तोलता था तो उसके शरीर से उतना ही मांस काट लेने का आदेश था? ये था अलाउद्दीन खिलजी। यानी बड़ी ही सख्त नीतियां थी उसकी बाजार संबंधी। और निम्नलिखित में से कौन सा राजा रानी पद्मिनी के सौंदर्य से आकर्षित हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी। इस पर फिल्म भी बनी है, पद्मावती। और निम्नलिखित तथ्य में कौन सा तथ्य ठीक माना गया है? तो अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों को मुगल सम्राट शाहजहां की तुलना में अधिक वेतन दिया। ये सही कथन है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1296 से 1316 ईस्वी के मध्य मंगोलों ने भारत पर कुल 6 बार आक्रमण किया। मंगोलों का अंतिम आक्रमण कब और किसके नेतृत्व में हुआ? ये हुआ 1306 और 7 में एक बालमंद के नेतृत्व में, एक बालमंद के नेतृत्व में। और अगला क्वेश्चन है 38वां। 38वां क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कब संपन्न करवाया? 22 अक्टूबर 1296 को। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ संपन्न कराया? दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में। किस शासक ने वारंगल के रुद्र प्रताप से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान सेनापति अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निर्धारित किया। और अलाउद्दीन खिलजी ने उपज के कितने प्रतिशत भाग को भूमि कर के रूप में लेना निश्चित किया? उपज का 1/2 भाग, यानी आधा भाग वो कर के रूप में ले लेता था। और नेक्स्ट है 43वां क्वेश्चन। अलाउद्दीन ने निम्नलिखित सेनापतियों में से अलाउद्दीन के निम्नलिखित सेनापतियों में से किसने दक्षिण भारत के राज्यों को जीता? मलिक काफूर ने। और खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अलाउद्दीन खिलजी के आंतरिक सुधारों के संबंध में कौन सा वक्तव्य असत्य है? तो उसने अमीर और उलेमाओं को राजकाज में उचित संवैधानिक महत्व दिया। ये गलत वक्तव्य है। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था से निम्नलिखित वर्गों में किस वर्ग को लाभ प्राप्त हुआ? सैनिकों और दिल्ली के नागरिकों को। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था पूर्ण सफल हुई, पूरी तरह सफल हुई। और नेक्स्ट है 47वां क्वेश्चन। अलाउद्दीन की दक्षिण भारत के प्रति क्या नीति थी? धन लूटना। अलाउद्दीन के विषय में क्या सत्य है? तो अलाउद्दीन के बारे में जो सत्य है, चारों बातें सत्य हैं। पहली, खालसा भूमि में राजस्व में वृद्धि की, गुप्तचर प्रणाली का गठन किया, दिल्ली में शराब पर पाबंदी लगाई और अमीरों के आपस में मिलने और समारोहों पर प्रतिबंध लगाया। ये चारों चीज उसके बारे में सत्य हैं। निम्नलिखित कारणों में से कौन अलाउद्दीन के विरुद्ध दक्षिण भारत के राज्यों की पराजय का कारण था? दक्षिण भारत के राज्यों के आर्थिक साधन दुर्लभ थे। दक्षिण भारत के राज्यों के आर्थिक साधन दुर्लभ थे। ये पराजय
भारत के राज्यों की पराजय का कारण था। और नेक्स्ट है 50वां क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय राया उपाधि और चंदोबा से सम्मानित किया? राय रामचंद्र को। मंगोल आक्रमणों के विरुद्ध अलाउद्दीन को सफलता प्राप्त हुई क्योंकि अलाउद्दीन ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था की थी। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिणी विजय अभियान के दौरान देवगिरी, वारंगल, मदुरा, द्वार समुद्र आदि से अकूत संपत्ति प्राप्त की। लूट की संपत्ति हजारों ऊंटों पर लाद कर दिल्ली लाई गई। इस लूट के बावजूद दक्षिण भारत के राज्यों की समृद्धि पर बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि इन राज्यों का विदेशी व्यापार अत्यधिक समुन्नत था। ये विदेशी व्यापार करते थे, इसलिए ये बहुत ज्यादा समृद्ध और धनवान थे। 53वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनके बारे में सही कथन नहीं है। उसकी सेना में बूढ़े, अपंग और निकम्मे लोग भरे हुए थे, ये बात गलत है। बाकी सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है, 54वां क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ने सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण के राज्यों को विजय अभियान के दौरान हम्म, जिस प्रकार शहरों को ध्वस्त किया, बेगुनाह लोगों की हत्या की और धर्म स्थलों को लूटा, उसने लोगों के स्वभावतः बहुत असंतोष पैदा हो गया और शायद इसी का परिणाम था कि उदय हुआ विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान दक्षिण भारत में 4 प्रमुख स्वतंत्र राज्य थे। ये थे देवगिरी का यादव राज्य, वारंगल का काकतीय राज्य, द्वार समुद्र का होयसल राज्य और मालाबार का पांड्य राज्य। ये 4 स्वतंत्र राज्य थे दक्षिण भारत में। और नेक्स्ट है 56वां, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य पर मलिक काफूर ने पहले आक्रमण किया था? देवगिरी पर। और खिलजी वंश के शासकों को कालक्रमानुसार रखना है, तो इसका सही क्रम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नंबर 1, नंबर 2 पे था अलाउद्दीन खिलजी, नंबर 3 पे आया शहाबुद्दीन उमर, नंबर 4 पे आया मुबारक शाह, नंबर 5 पे आया नासिरुद्दीन खुसरो, नंबर 5 पे। दक्षिण भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने अलाउद्दीन के आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया? पांड्य ने। और निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कौन सा कथन सही नहीं है वो हमको बताना है। निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? अंतिम खिलजी बादशाह के बाद दिल्ली पर सैयद वंश शासन करने लगा, ये बात सही नहीं है। और खिलजी साम्राज्य बहुत थोड़े समय ही स्थिर रह सका क्योंकि अलाउद्दीन का पुत्र और उत्तराधिकारी मुबारक शाह अयोग्य सिद्ध हुआ। निम्नलिखित कौन सा कथन खिलजियों के बारे में सत्य है? खिलजियों के बारे में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी चारों बातें सत्य हैं। जान लेते हैं क्या क्या। खिलजी मूलतः तुर्क थे और दीर्घ काल तक अफगानिस्तान में रहने के कारण उन्होंने उस देश की आदतों और रीति रिवाजों को अपना लिया था। मध्य एशिया और अफगानिस्तान में मंगोलों की उथल पुथल के फलस्वरूप इस जाति के अनेक लोग शरणार्थी के रूप में भारत आए। नंबर 3, खिलजी वंश ने जनता, न अमीर वर्ग और न ही उलेमाओं का समर्थन प्राप्त किया। उन्होंने मुस्लिम जमात को भी यह बता दिया कि धार्मिक समर्थन के बिना राज्य न केवल जीवित रह सकता है बल्कि सफलतापूर्वक कार्य भी कर सकता है। और खिलजियों के राजद्रोह ने इस मिथ्या धारणा को समाप्त कर दिया कि प्रभु सत्ता पर केवल विशेषाधिकार पाप का ही एकाधिकार है। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति अपनाई और कहा मैं एक वृद्ध मुसलमानों को रखवाने की मेरी आदत नहीं है? जलालुद्दीन खिलजी ने कहा। और दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन खिलजी कहाँ पर सफल सैनिक अभियान कर चुका था? तो कर चुका था भिलसा में, चंदेरी में और देवगिरी में। निम्नलिखित इतिहासकारों में किसने अलाउद्दीन को एक भाग्यशाली व्यक्ति कहा? तो ये कहा फर्स्ट और सेकंड, यानी कि इसामी ने और अमीर खुसरो ने। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन के योग्य सेना नायक थे?
तो योग्य सेना नायक थे इसके चारों, उलूग खां, नुसरत खां, मलिक काफूर और गाजी मलिक। अलाउद्दीन के चारों ही योग्य सेना नायक थे। किस लेख में कहा गया है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य ने से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई? ये कहा गया जोधपुर के संस्कृत शिलालेख में। अलाउद्दीन के राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अमीर खुसरो ने। अलाउद्दीन का राजत्व सिद्धांत निम्नलिखित किन तथ्यों पर आधारित था? तो ये जान लेते हैं। ये इसमें चारों चीजें हैं। ये नंबर एक, अलाउद्दीन का मानना था कि उसका राजत्व जनता के स्नेह और भक्ति के बिना संभव नहीं है। अलाउद्दीन को अपने राजत्व को जनता की दृष्टि में पवित्र और न्यायसंगत बनाना था। अलाउद्दीन ने अपने राजत्व के धर्म के प्रभाव से पूर्ण मुक्त करने का प्रयत्न किया और इसे अधिकाधिक धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रदान किया। धन के वितरण व जनहित के कार्यों से उसने अपने को स्थायित्व और शक्ति प्रदान की और वह उसकी वैधानिकता और स्थापित करने में सफल रहा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69, अलाउद्दीन द्वारा अमीर वर्गों के दमन के लिए किए गए कार्यों को आरोही क्रम में लिखिए। तो इनका क्रम है, उसने अमीरों की संपत्ति जब्त करने को प्राथमिकता दी, उसने गुप्तचर प्रणाली का संगठन किया, और तो अलाउद्दीन ने दिल्ली में मद्य निषेध किया, और उसने किया अलाउद्दीन ने अमीरों को परस्पर मेल मिलाप और उनके आनंद समारोहों पर रोक लगा दी थी। अलाउद्दीन ने किससे कहा था कि मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर होते हैं, मैं नहीं जानता कि शरीयत में उनकी अनुमति है या नहीं, मैं नहीं जानता कि न्याय के दिन अल्लाह मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। तो उसने ये बात कही थी काजी मुगीसुद्दीन से। मैं रिपीट करता हूँ कि उसने कहा था मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर होते हैं, मैं नहीं जानता कि शरीयत में इसकी अनुमति है नहीं, मैं नहीं जानता कि न्याय के दिन अल्लाह मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। ये कहा था उसने काजी मुगीसुद्दीन से कहा था। और अगला क्वेश्चन है 71, किस पुस्तक में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता और जनता का चरवाहा जैसी पदवियों से विभूषित किया है? खजाउ नील फुतू में। अलाउद्दीन ने निम्नलिखित में से कौन सा नया पद बनाया? दीवाने रियासत। बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन के राज्य में केंद्र और प्रदेशों के अतिरिक्त कितने प्रांत थे? 11 प्रांत थे। 1303 ईस्वी में मंगोलों ने किसके नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया? तरगी के नेतृत्व में। और 75वां क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ने मंगोलों से सल्तनत की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए? तो ये चारों उपाय किए, देख लेते हैं हम इनके बारे में। अलाउद्दीन ने पुराने किलों की मरम्मत कराई और सामरिक महत्व के स्थानों पर नए किलों का निर्माण करवाया। किलों में अनुभवी और विवेकशील सेनानायक नियुक्त किए जिन्हें कोतवाल कहा जाता था, और किलों में हर प्रकार के शस्त्रों, अनाज और चाय के भंडार को रखने की व्यवस्था की गई थी। और अलाउद्दीन के सैन्य सुधारों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये चारों सत्य हैं। अलाउद्दीन ने स्थायी सेना की भर्ती की और केंद्रीय कोषागारों से सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। मुख्य रूप से सेना में घुड़सवार और पैदल सैनिक होते थे। युद्ध में हाथी प्रयोग किए जाते थे। समय समय पर सेना का कठोर निरीक्षण किया जाता था और घोड़ों, सैनिकों और उसके शस्त्रों की बारीकी से जांच पड़ताल की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने के अनुसार यदि अलाउद्दीन सामान्य वेतन पर विशाल सेना में सैनिक भर्ती करे तो समस्त राजकोष 5 से 6 वर्ष में खाली हो जाएगा? ये कहा था मोरलैंड ने। अलाउद्दीन के आर्थिक नियमों का विस्तृत वर्णन किसने किया है? बर्नी ने। अलाउद्दीन ने किसे सेना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया था? मलिक मकबूल को किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, अलाउद्दीन के काल में सराय अदल निर्मित वस्तुओं और बाहर से आने वाले माल का बाजार था। सराय अदल का शाब्दिक अर्थ है न्याय का स्थान। बलाहार किसे कहा जाता था? साधारण किसान को। मसहद क्या था? राजस्व मापन की पद्धति। अलाउद्दीन भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया। क्वेश्चन नंबर 84 है। क्वेश्चन नंबर 84 है,
किसने दीवान मुस्तखराज नामक विभाग निर्मित किया, जिसका कार्य राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारियों के नाम, बकाया राशि की जांच करने और वसूली करने का कार्य सौंपा गया था अलाउद्दीन खिलजी को। नेक्स्ट है 85, हरिहर और बुक्का ने किसके शासनकाल में विजयनगर की नींव डाली थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक ने अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर किस देश में भेजा था? चीन में। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। कारणों में से कौन सा कारण मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दक्षिणी भारत के राज्यों पर आक्रमण करने का उद्देश्य था? साम्राज्य विस्तार। और क्वेश्चन नंबर 89 है, 1333 में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता ने भारत के आक्रमण के समय दिल्ली में किस सुल्तान का शासन था? मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी ले जाने का कारण था? दौलताबाद साम्राज्य के केंद्र में स्थित था। मोहम्मद तुगलक के विषय में निम्नलिखित क्या आ सकते हैं? तो दुआ में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और राजधानी का दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरण ये सकते हैं। और जबकि दीवान मुस्तखराज विभाग की स्थापना करना ये गलत है। मोहम्मद तुगलक के समय में दोआब में विद्रोह हुआ, उसका कारण था करों में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है 93, तुगलक राजवंश में किस सुल्तान ने चांदी के बदले तांबे के सिक्के जारी किए? तो ये जारी किए गए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। वह कौन सा सुल्तान था जिसने मंगोलों के युद्ध करने के बजाय उन्हें धन दौलत देकर वापस कर दिया? मोहम्मद बिन तुगलक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, किस सुल्तान के बारे में एक इतिहासकार ने कहा है कि उसकी नीयत साफ थी, उसके विचार उत्तम थे, किंतु उसमें संतुलन और धैर्य का अभाव था, जिसकी वजह से वह आरंभ से अंत तक असफल रहा? मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान के काल में दोआब प्रदेश में अकाल की स्थिति में कर बढ़ाकर दोगुने कर दिए गए और सरकार जी अधिकारियों ने बड़ी कड़ाई से करों की वसूली की और अकाल व भारी करों से बोझ से पिस रही जनता को राहत देने के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक के राजधानी परिवर्तन के कारणों पर समकालीन इतिहासकारों का व्यक्त विचारों में कौन सम्मिलित है? तो ये सभी। इसमें बर्नी के अनुसार चूंकि देवगिरी नगर साम्राज्य के केंद्र में स्थित था, इसलिए उसे राजधानी के लिए चुना गया। इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली निवासियों ने सुल्तान के विरुद्ध निंदनीय पत्र लिखे थे, इसलिए उसको सजा देने के इरादे से आज्ञा दी गई कि निवासी छोड़कर 700 मील दूर देवगिरी का प्रस्थान करें। और इसामी के अनुसार सुल्तान दिल्ली के लोगों पर हमेशा क्रुद्ध रहता था, इसलिए वह इन लोगों को यहाँ से निकालना चाहता था। तो ये सभी बातें सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 98, मंगोलों का आखिरी आक्रमण तारम खां द्वारा किस शासक के काल में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के। मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सही है? कौन सा विद्रोह सही है? तो इसके क्रम है, ये चारों सही है। दक्षिण में बहाउद्दीन गुरसस्प, मुल्तान में बर्रामा कसलू खां, और बंगाल में गयासुद्दीन, और चौथा है मावर में एहसान खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? फिरोज शाह तुगलक ने जागीर प्रथा पुनरारंभ करके दिल्ली सल्तनत को विघटित होने से बचा लिया। कार्यों में से कौन सी फिरोज तुगलक की मुख्य सफलता थी? राज्य को आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनाना। टोपरा और मेरठ से अशोक स्तंभ को लाकर किस सुल्तान ने दिल्ली में स्थापित करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने निम्नलिखित करों में से केवल एक कर को छोड़कर अन्य सभी कर जो इस्लाम धर्म को स्वीकृत थे वह कर था सिंचाई कर। और क्वेश्चन नंबर 104 है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने उलेमाओं के आदेश पर सर्वप्रथम सिंचाई कर लगाया? फिरोज तुगलक ने। और इल्तुतमिश द्वारा लागू की गई एकता प्रणाली किसके शासनकाल में आनुवंशिक हो गई? फिरोज तुगलक के में।
फिरोज तुगलक ने जागीर प्रथा पुनरारंभ कर दी, इससे पहले यह प्रथा किसने बंद कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। और 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर 5 राजवंशों ने शासन किया। इसमें सबसे लंबी अवधि तक किस राजवंश ने शासन किया? तो तुगलक वंश ने। तुगलक वंश का राजवंश सबसे लंबी अवधि तक शासन किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई? तो ये की गई है एक जौनपुर की, हिसार की, और फिरोजपुर की, फिरोजाबाद की, और फतेहाबाद की। इन 5 शहरों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई है, तुगलकाबाद की नहीं की गई। और फिरोज तुगलक द्वारा किए गए कार्यों में से कौन सा कार्य तुगलक वंश के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं था? आर्थिक सुधारों की नीति। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान अपने राज्य का शासन धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर चलाता था और स्वयं को खलीफा का प्रतिनिधि कहता था? फिरोज तुगलक। और सुल्तान फिरोज तुगलक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? वह धार्मिक सहिष्णु था, ये कथन असत्य है। और ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर के सुल्तान ने लगाया? फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने। उससे पहले ब्राह्मणों से जजिया कर नहीं लिया जाता था। और सूची सुमेलित करनी है हमें। तो तुगलकाबाद बसाया है गयासुद्दीन तुगलक ने। और दूसरा आदिलाबाद, ये बसाया है मोहम्मद तुगलक ने। और चौथा फिरोजाबाद, ये बसाया फिरोज तुगलक ने। और खिजराबाद अलाउद्दीन ने। इस तरह इनका सही कालक्रम, सही सुमेल इस तरह से है। और सूची फर्स्ट में दिए गए विभागों को सूची सेकंड में दिए गए संस्थापकों से सुमेलित कीजिए। तो इनका सही सुमेल है दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज बलबन ने बनाया था। दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। और दीवाने अमीर को ही ये बनाया था मोहम्मद तुगलक ने। और दीवाने खैरात ये बनाया है इल्तुतमिश ने। और दीवाने वकूफ ये बनाया था जलालुद्दीन खिलजी ने। और दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। इस तरह से इनका क्रम है। और फिरोज शाह तुगलक ने 24 करों के स्थान पर मात्र 4 कर ही लगाए। सत्य का चयन करना है। तो ये 4 कर हैं, 1 2 3 4, यानी कि जकात, जजिया, खुम्स और खराज। ये 4 कर ही उसने लगाए। उससे पहले 24 कर होते थे, उसने बाकी 20 करों को समाप्त कर दिया था। किस शासक ने हरियाणा के हिसार में गुजरी महल का निर्माण करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। कौन दिल्ली का सुल्तान था जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने विंध्य, सतपुड़ा, नर्मदा नदी को पार करके दक्कन को जीता? अलाउद्दीन खिलजी। और नेक्स्ट है 119वां क्वेश्चन, किस वंश ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबी अवधि तक शासन किया? जैसे कि हमने बात की, तुगलक वंश ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी के नाम बदलकर दौलताबाद रखा था। देवगिरी का ही नाम दौलताबाद रखा गया। और किस सुल्तान ने खाके सर्व नामक सिंचाई का आरंभ किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया ये। और 122 नंबर क्वेश्चन है, दीवाने खैरात किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये करा गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और किस इतिहासकार ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा था? एल्फिंस्टन ने। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के दौरान वारंगल में किस वंश का शासन था? काकतीय वंश का। सीरी शहर का निर्माण दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा किया गया? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। नासिर ए अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था? विशाल सेना के व्यय को पूरा करने के लिए। विशाल सेना के व्यय को पूरा करने के लिए सेना व्यवस्था उसने इस तरह की बनाई थी। और खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं था? दरोगाए मंडी।
और मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवाने अमीर को ही किस विभाग की देखभाल करता था? ये करता था कृषि उन्नति की। कृषि उन्नति। किसकी रचना का श्रेय स्वयं फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है? तुहाते फिरोज शाही। तुहाते फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक ने खुद लिखी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू राज्य को रायन की उपाधि रामचंद्र देव को दी थी? और दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने भूमि की नाप की आज्ञा को निरस्त करके उसके स्थान पर गल्ला बटाई को अपनाया? तो यह था गयासुद्दीन तुगलक। वह दिल्ली सुल्तान जिसके यहाँ चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था, कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। सुल्तानों में कौन उलेमाओं की इच्छाओं का पालन नहीं करता था? अलाउद्दीन खिलजी। रतन नाम के हिंदू को किसके शासनकाल में राजस्व अधिकारी नियुक्त किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के प्रयास थे और दूसरा उसके दक्षिणी राज्यों का विलय नहीं किया। तो ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए और आर ए की सही व्याख्या है। 138वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में कौन लूट में प्राप्त धन का 80% राज्य कर के रूप में लेता था? तो ये शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। और किसको अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया? दीवानी रियासत को। किस सुल्तान या शासक ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। और 142वां क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला के नाम से एक शहर की स्थापना की? तो ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। और नेक्स्ट पार्ट आता है, लास्ट पार्ट, चौथा। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। सैयद वंश की स्थापना कब हुई? 1414 ईस्वी में। खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की? सैयद वंश की। और नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, खिज्र खां की मृत्यु किस वर्ष हुई? खिज्र खां की मृत्यु हुई 1421 ईस्वी में। खिज्र खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राज सिंहासन पर बैठा। उसका पुत्र का नाम क्या था? मुबारक शाह। किस सन में मुबारक शाह की मृत्यु मोहम्मद शाह की मृत्यु हुई? 1445 में। आलम शाह की मृत्यु हुई बदायूं में। बहलोल लोदी का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ? 1451 में। शमशाबाद के प्रश्न पर बहलोल लोदी का महमूद शाह के बीच किस वर्ष युद्ध हुआ? 1457 ईस्वी में। और नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, बहलोल लोदी ने ग्वालियर पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो किया था 1489 ईस्वी में। बहलोल लोदी की मृत्यु कब हुई? 1489 ईस्वी में। और सुल्तान सिकंदर लोदी किस वर्ष गद्दी पर बैठा? 1489 ईस्वी में। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में निम्न में से किस नगर को अपनी स्थायी राजधानी बनाया? आगरा को। किस वर्ष में नागौर ने सिकंदर लोदी की अधीनता स्वीकार की? 1509 में। किस वर्ष चंदेरी भी सिकंदर लोदी के अधीन आ गया? 1513 में। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? 1526 में। इब्राहिम लोदी की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1526 में। दिल्ली के लोदी सुल्तान थे अफगान। और मोठ की मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया? सिकंदर लोदी ने करवाया। इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने किस काल को मकबरों का काल कहा है? सैयद और लोदी काल को। लोदी सुल्तानों ने किसके अपने सरदारों का सम्मान प्राप्त करने में सबसे अधिक सफलता प्राप्त की? सिकंदर लोदी ने। और दिल्ली के सिंहासन पर आरूढ़ होने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी। आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। और क्वेश्चन नंबर 24 है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी और मुगल शासक बाबर के मध्य पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1526 में। और सूची सुमेल करना है हमें, इनका कालक्रम बताना है। तो गुलाम वंश चला 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। और खिलजी वंश चला, इनका कालक्रम जैसे ये लिखे हुए हैं वैसे ही है। खिलजी वंश 1290 से लेके 1320 तक आया। फिर आया तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से लेके 1412 तक। सैयद वंश आया 1414 से 1450 तक। और लोधी वंश आया अंतिम जो दिल्ली सल्तनत पर बैठा 1450 से 1526 ईस्वी में। लोधी वंश का प्रमुख सर्वप्रमुख शासक कौन था? सिकंदर लोधी। और
नेक्स्ट है, कौन सल्तनत के पतन का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सल्तनत के पतन का कारण नहीं है? तो दिल्ली सल्तनत का पतन का कारण अमीर वर्ग की महत्वाकांक्षा, स्थायी सेना का अभाव ये था, लेकिन दास प्रथा का प्रचलन ये नहीं था। पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित होने वाला शासक इब्राहिम लोदी था, और सल्तनत के पतन का आधारभूत कारण था उत्तराधिकार का नियम। पानीपत के प्रथम युद्ध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम था मुगल शासन की स्थापना। बहलोल लोदी किस स्थान का मूल निवासी था? ये था गिलजाई कबीले का। सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम था निजाम खां। सिकंदर लोदी था कट्टर मुसलमान, और बोधन नामक एक हिंदू को यह कहने पर कि हिंदू धर्म इस्लाम के समान ही सच्चा है, किस शासक ने मृत्युदंड दिया? सिकंदर लोदी ने। गुररुखी उपन्यास की कविताएं लिखने वाला शासक कौन था? सिकंदर लोदी। दिल्ली के लोदी सुल्तान थे अफगान, अभी हमने बात की पीछे, सुल्तान। और पानीपत के युद्ध में इब्राहिम की पराजय का मुख्य कारण था बाबर का तोपखाना। बाबर का आधुनिक तोपखाना इतना आधुनिक था कि उसके आगे सभी सेनाएं फेल थीं। और सल्तनत काल में केंद्रीय सत्ता का प्रमुख होता था सुल्तान। सल्तनत कालीन भूमिकर कहलाता था खम्स। असैनिक प्रशासन का प्रमुख होता था वजीर। वजीर। मुस्लिम शासकों का आधार नहीं है एकता। कौन शरीयत का प्रारंभिक व्याख्याकार नहीं है? उसुक कुफी बिन। किन राजाओं ने नदियों पर 100 पुल बनाए? किन राजाओं ने नदियों पर 100 पुल बनाए? सॉरी, किस राजा ने नदियों पर 100 पुल बनाए? तो ये बनाए फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। मुस्लिम शासकों द्वारा इनमें से कौन सा स्मारक नहीं बनाया गया? तुगलकाबाद का किला। मध्यकाल के किस साहित्यकार ने अपने आप को हिंद का तोता कहा? अमीर खुसरो। कश्मीर के किस शासक को बुद्ध शाह या महान सुल्तान या कश्मीर का अकबर कहा जाता था? ये कहा जाता था जैनुल आबदीन को। अमीर खुसरो किस सदी में पैदा हुआ? 13वीं शताब्दी में। और दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत काल में इनमें से कौन अधिकारी लगान संबंधी विवादों का निर्णय करता था? अमीन या मुंसिफ? अमीन या मुंसिफ। दिल्ली सल्तनत काल में न्याय व्यवस्था के संबंध में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? सैनिक और असैनिक धार्मिक कानून से पृथक थे। दिल्ली सल्तनत काल में उस्र था। ये उस्र क्या था? मुसलमान किसानों से दिए जाने वाला लगान। किस विद्वान की रचनाओं से हमें दिल्ली सल्तनत के इतिहास को जानने में कोई सफलता नहीं मिली? अब्बास खां सारवानी। कश्मीर के किस शासक ने 14वीं सदी में जजिया कर लगाया? सुल्तान सिकंदर ने। अगला क्वेश्चन है 54। दिल्ली से दौलताबाद तक सड़क का निर्माण किसने करवाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। के शासनकाल में दासों की संख्या लगभग 1,80,000 पहुंच गई थी। इसकी देखभाल हेतु उसने दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। फिरोज तुगलक ने। और कौन दिल्ली सल्तनत युग में निर्यात की वस्तु न थी? चांदी। निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन दिल्ली सल्तनत युग में आयात होने की वस्तु न थी? नील। सल्तनत के दौरान एकता किसे कहते हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की सीमाएं एक बार फिर चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो यह है मोहम्मद बिन तुगलक। और सुल्तान के शासनकाल में भारतीय समाज किन प्रमुख वर्गों में बटा था? शाही, धर्मगुरु, नगर निवासी, किसान, इन सभी में। दिल्ली सल्तनत का विघटन आरंभ हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर। और दिल्ली सल्तनत के निम्न अधिकारियों ने कौन उसके अंगरक्षकों का प्रधान था? सर ए जारदार। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के समय में प्रांतीय इकतदारों को विभिन्न पदों से विभूषित किया जाता था। निम्नलिखित से कौन सा पद उसमें सम्मिलित नहीं है? तो ये सूबेदार पद उसमें सम्मिलित नहीं है। मुफ्ती, नजमी और वली ये उसमें सम्मिलित हैं। 64वां क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में कौन सा कथन सही है?
तो मुस्लिम समाज में दास प्रथा आम रूप से प्रचलित थी, ये कथन सही है। और सुल्तान ने भूमि वसूली का पुनर्गठन क्यों किया? क्योंकि भूमि आय का प्रमुख स्रोत थी, इसलिए किया। दिल्ली सल्तनत कालीन सैन्य विभाग को आर्य ममालिक कहा जाता था। इस समय सेना का गठन सिपह सालार, अमीर, मलिक व खान पदाधिकारियों में किया जाता था। और निम्न से सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता था? सर्वोच्च पदाधिकारी होता था खान। और दिल्ली सल्तनत के पहले के राज्य संगठन का स्वरूप निम्न तथ्यों में किस तथ्य के कारण दिल्ली सल्तनत के राज्य संगठन से भिन्न था? तो किसी भी धर्म को राज्य धर्म स्वीकार न किया जाना। दिल्ली सल्तनत के निम्न मंत्रियों में से कौन सेना का संगठन का प्रधान था? आरजे मवालिक। और 69वां है, 69वां क्वेश्चन है, उस उत्तर अफ्रीकी अरब यात्री का नाम बताइए जो अपने पीछे मोहम्मद बिन तुगलक के तहत तरह भारत की दशा का विस्तृत वर्णन छोड़ गया था। के तहत भारत की दशा का इब्न बतूता। इब्न बतूता वो अरबी यात्री था जो अपने पीछे मोहम्मद बिन तुगलक की तरह भारत की दशा का विस्तृत वर्णन छोड़ गया था। और दिल्ली सुल्तानों ने सैनिक संगठन के विभिन्न विभागों में सर्वाधिक तरुल विभाग था तोपखाना। दिल्ली सल्तनत काल में किसानों को उपज का कितना भाग लगान के रूप में देना पड़ता था? 1/3 से लेकर 1/2 तक। और 72वां क्वेश्चन है अगला, दिल्ली सल्तनत काल में लगान निर्धारित की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा जाता था? मुक्ताई कहा जाता था, मुक्ताई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में ताजिक से क्या तात्पर्य है? तो ताजिक से तात्पर्य है गैर तुर्की विदेशी। गैर तुर्की विदेशी। प्रारंभिक तुर्क सुल्तानों की शासन व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सभी सत्य हैं, इसमें आएगा आंसर डी। प्रारंभिक तुर्क सुल्तानों की शासन व्यवस्था केवल विभिन्न प्रयोगों पर आधारित थी। शासन की कोई व्यापक व्यवस्था इस काल में विकसित नहीं हुई। कानून, परंपरा और समयानुकूल आवश्यकताओं ने सुल्तानों के राजनीतिक दृष्टिकोण को प्रभावित किया और इन्हीं तत्वों से सुल्तान के राजत्व संबंधी सिद्धांत को निर्धारित किया। और जहां तक कि सुल्तान अपने को खलीफा का प्रतिनिधि समझते थे, उनका दृष्टिकोण कानूनी आवश्यकता पर निर्भर था। और राजनीतिक परिस्थितियों ने उनकी राजनीतिक संस्थाओं में निरंकुशता की वृद्धि कमी पर प्रभाव डाला। परंपरा का तत्व दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के राजत्व में कहां से लिया गया था? ये लिया गया था फारस से। फारस मीन्स ईरान से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 कि दिल्ली सल्तनत की सेना का मुख्य सेनापति कौन था? सुल्तान। और किसकी न्याय व्यवस्था के संबंध में इब्न बतूता लिखता है कि सुल्तान के महल के सम्मुख संगमरमर के 2 सिंकोने हुए थे जिनके गले में घंटियां लटकी हुई थी। पीड़ित व्यक्ति इन घंटियों को बजाता था, उसकी फरियाद सुनकर तुरंत न्याय की व्यवस्था की जाती थी। ये है इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसके सिक्के पश्चिमी देशों के सिक्कों के समान थे। उसका चांदी का टका था 175 ग्रेन का। 175 ग्रेन का उसका चांदी का टका होता था। और क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक का वजीर कौन था जो ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था? खाने जहां मकबूल। अफीफ के अनुसार निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने घुड़सवार को 1 टका दिया ताकि वह रिश्वत देकर अर्ज में अपने घोड़े को पास करवा सके? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक अपने शासन के अंतिम 15 वर्षों में अधिक कट्टर हो गया था। सुल्तान शरीयत के अनुरूप प्रशासन चलाने के लिए निम्नलिखित ने क्या कदम उठाए? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चारों हैं। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया, शिया मत के नेताओं को मृत्युदंड दिया गया, और गैर इस्लामी सजाएं समाप्त कर दी गई, और गैर शरीयत कर हटा लिए गए। ये चेंजेस किए थे फिरोज शाह तुगलक ने अंतिम 15 वर्षों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। 83 में हमको मिलान करना है करों का। तो
जो खिराज है वो भूमि कर था, जक़ात मुस्लिमों से लिए जाने वाला आय के अनुसार कर था, खुम्स गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला कर था, और जजिया लूट के माल का कुछ हिस्सा सैनिकों में बांटना, ये होता था। सॉरी, जो ये खुम्स है, खुम्स जो लूट के माल का कुछ हिस्सा सैनिकों में बांटना, और जजिया जो गैर मुसलमानों से लिए जाने वाले कर था। जजिया गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला कर, और खुम्स लूट के माल का कुछ हिस्सा सैनिकों में बांटना, ये इस तरह से था। और नेक्स्ट है 84वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार तुगलक काल में वजीर पद का न केवल महत्व बढ़ा बल्कि फिरोज तुगलक के समय पर यह चरम शिखर पर पहुंचा। ये अफीक के अनुसार है। और नेक्स्ट है 85। 85 में हमको मिलान करना है, तो मिलान होगा मुशरिफ ए मुमालिक, ये होता था महालेखाकार। मुशरिफ ए मुमालिक ये महालेखाकार होता था, और मुस्तौफी ए मुमालिक ये होता था महालेखा परीक्षक। और तीसरा खजीन, खजीन होता था खजांची। और मजुआदार, सॉरी मजमुआदार होता था आय व्यय ठीक करना। दीवाने वक्फ नामक विभाग का कार्य व्यय के कागजात की देखभाल करना था। इस विभाग की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। और दीवाने मुस्तखराज की स्थापना अलाउद्दीन ने की थी। इसका निम्नलिखित क्या कार्य था? तो इसका कार्य था अधिक मात्रा में अदा किए जाने वाले करों का अलग हिसाब रखना, और राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारियों के नाम बकाया राशि की जांच करना और उसके वसूल करना। ये इसके काम होते थे दीवाने मुस्तखराज के। दीवाने अमीर को ही ने किस राज्यकाल में अधिक विशिष्टता प्राप्त की थी? मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। इसका हमको मिलान करना है। अमीर हाजिब, सरजंदार, अमीर आखूर, शाहनाए पील, ये क्या होते थे? तो अमीर हाजिब होता था दरबारी शिष्टाचार लागू करने वाला, और सरजंदर सरजंदर होता था सुल्तान के अंगरक्षकों का नायक, सुल्तान के बॉडीगार्ड का नायक होता था। और अमीर आखूर ये होता था अश्वशाला का अध्यक्ष, और सहनाई पील होता था हस्तशिला का अध्यक्ष, सहनाई पील हस्तशिला का अध्यक्ष। दिल्ली सल्तनत में कारखानों के अध्यक्ष को कहा जाता था मुतसर्रिफ। मुतसर्रिफ। दिल्ली सल्तनत के धर्मनिरपेक्ष करों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से कर आते थे? ये आते थे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि जजिया, खिराज और खुम्स। ये धर्मनिरपेक्ष कर थे। कौन सा धार्मिक कर था? धार्मिक कर था जकात और सदका। फिरोज शाह ने निम्नलिखित में से किस अनुभवी राजस्व पदाधिकारी को जमीन की व्यवस्थित नाप जोख का काम सुपुर्द किया था? ख्वाजा हिसामुद्दीन को। ख्वाजा हिसामुद्दीन को। दिल्ली सल्तनत के प्रांतीय शासन की इकाइयों को आरोही क्रम में सजाएं। तो ये हमें दिया गया है ग्राम, सिख, परगना और प्रांत। तो इसको हमें आरोही क्रम में सजाना है। आरोही मीन्स बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे छोटी इकाई पहले लिखनी है हमें। तो सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम। सबसे छोटी इकाई ग्राम। दूसरी होती थी परगना। दूसरे नंबर पे परगना। और तीसरे नंबर पे आती है शक मीन्स जिला। और चौथी इकाई होती थी, तीसरी होगी, चौथी होती थी प्रांत। प्रांत सबसे बड़ी होगी। फिर उसके बाद उसके नीचे आता जिला, जिले के अंदर आते परगने, परगने के नीचे आते थे ग्राम। कौन सल्तनत काल में सादी अथवा 100 गांवों के समूह का शासन की इकाई के रूप में उल्लेख करता था? इब्न बतूता। अख्ता का शाब्दिक अर्थ है हस्तांतरणीय लगान, अभिन्यास। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97।
मुक्ता के निम्नलिखित कार्य थे। मुक्ता के क्या क्या कार्य थे? हिंदू सामंतों और विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध युद्ध करना, और महत्वपूर्ण शहरों और चौकियों में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करना, अपने प्रियजनों और विद्वान व्यक्तियों को भूमि प्रदान करना और भूमि का शुल्क अनुदान करना, उनके प्रदान किए गए भू राजस्व से यथेष्ट संख्या में सैनिक रखना, ये सब कार्य थे। उस्र नामक कर के रूप में इनमें कौन सा कथन सत्य है? तो उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, और जिस भूमि की सिंचाई प्राकृतिक साधन से होती थी, यहाँ पर पैदावार का 1/10% लिया जाता था, और जहाँ सिंचाई कृत्रिम साधनों से होती थी, यहाँ पर उपज का 1/5 लिया जाता था। खिराज नामक कर के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है, यह हमें बताना है। तो खिराज के बारे में ये तीनों बातें सत्य हैं। खिराज वह भूमि कर था जो हिंदू जमींदारों और किसानों से वसूल किया जाता था। दूसरा, इसकी दर निश्चित नहीं थी, और इसे प्राय अनुमान से अथवा पुराने हिंदू युग के राजस्व आलेखों के आधार पर तय किया जाता था। और खिराज कभी भी उपज का 1/3 से कम और 1/2 से ज्यादा नहीं लिया जा सकता था। केवल अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के समय में सल्तनत का कुछ भाग के उपज का 1/2 भाग लिया गया। अख्ता की परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी? निजामुल मुल्क तूसी ने सियासतनामा में। अख्ता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सत्य है। अख्ता राजस्व वसूल करने का प्रमुख माध्यम था, जिसके द्वारा अख्तादार अपनी सेना का व्यय उठाते थे। अख्ता इलाके में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में अख्तादार का ही उत्तरदायित्व होता था। अख्तादार अपनी जमीन का मालिक न था, और उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबादला हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से किसके समय में अख्ता आनुवंशिक हो गई थी? आनुवंशिक हो गई थी फिरोज तुगलक के समय में। निम्नलिखित में कौन सा प्रथम सुल्तान जिसने सिंचाई पर हाबे सर्ब लिया? फिरोज तुगलक ने। किसने भूमि कर के अतिरिक्त चरागाह और गृह कर भी लिया? तो ये लिया था गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन नहीं, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी ने लिया था ये। अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत में हस्म ए कल्ब क्या था? केंद्रीय सेना थी। हस्म कल्ब प्रांतीय सेना थी, केंद्रीय सेना थी। और शाही घुड़सवार सेना को क्या कहा जाता था? सवार कल्ब। और दिल्ली सल्तनत के सैन्य विभाग दीवान उर्ज के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके बारे में ये चारों बातें सत्य हैं। इस विभाग का अध्यक्ष आरिज ममालिक होता था, और भारत में आरिज के विभाग की स्थापना सबसे पहले बलबन ने की थी। आरिज के मुख्य कार्य सेना की भर्ती, उसके शस्त्र से लैस करना और वेतन वितरण के कार्य थे। वर्ष में एक बार सेना निरीक्षण के लिए सुल्तान के समक्ष उपस्थित की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सल्तनत काल के बारे में सत्य है? तो ये सभी हैं। सल्तनत काल में कोतवाल किले का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सुल्तानों के पास नदी में चलने वाली नावों का एक बेड़ा था, जिसे बहर कहते थे। इसका अध्यक्ष अमीर बहर कहलाता था। सेना में बहुत से गुप्तचर भी थे, जिन्हें तलेया या यजकी कहा जाता था। रहट का पहला विस्तृत विवरण 16वीं शताब्दी के बाबरनामे में मिलता है। और क्वेश्चन नंबर 110 है, भारत में चरखे का पहला लिखित उल्लेख कहाँ मिलता है? इसामी की फुतुह सुल्तानी में। और सल्तनत काल की व्यापारिक गतिविधियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये सभी सत्य हैं। बड़े बड़े व्यापारिक नगर विभिन्न प्रदेशों प्रांतों की राजधानियां व्यापारिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र थीं। इस काल में सुल्तानों द्वारा अनेक नगरों की स्थापना और उनको बसाने का वर्णन मिलता है। इन नगरों का मुख्य आकर्षण वह की मंडियां व बाजार थे। नव संस्थापित नगरों में व्यापारियों और कारीगरों के लिए विशेष बस्तियां स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में बंगाल में हुर्मुज से नमक और मालदीव से समुद्री सीपें आयात की जाती थी। यह सीपें निम्नलिखित में से कहाँ सिक्कों के रूप में प्रयोग में लाई जाती थी? तो इसका सही उत्तर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में। बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों इसके सही उत्तर हैं। और 113 नंबर क्वेश्चन है, सल्तनत काल में स्थल मार्ग से व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन था? तो ये था मुल्तान।
दिल्ली सल्तनत काल में आयात की दो प्रमुख वस्तुएं घोड़े एवं बहुमूल्य धातुएं, और घोड़े मुख्यतः आयात कहाँ से किए जाते थे? ये किए जाते थे इन चारों जगहों से, यमन से, किस से, हुरमुज से और अदन से। सल्तनत काल में निर्यात की गई प्रमुख वस्तु क्या थी? ए और बी दोनों। भारत के दास कहाँ निर्यात किए जाते थे? मध्य एशिया, मध्य एशिया में। और क्वेश्चन नंबर 117 है, सल्तनत कालीन व्यापार प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सभी सत्य हैं। सल्तनत कालीन ग्रंथों में दो प्रकार के व्यापारियों का वर्णन मिलता है, कारवानी और मुल्तानी। कारवानी अनाज का व्यापार करते थे, मुल्तानी अधिक दूरी का व्यापार करते थे। वे ब्याज और व्यापार दोनों ही कामों में संलग्न थे। और सल्तनत काल में कौन पूर्वी भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था? सतगांव। किसके शासनकाल के दौरान देवीलाल और दहलीवाल सिक्कों का प्रचलन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दक्षिण का विदेश व्यापार अधिकांशतः चेट्टियों और मूरों के हाथ में था। ये मूरों लोग कौन थे? ये थे मुस्लिम व्यापारी। और लाहौर में सूफी मत का प्रचार किया था, ये किसने किया था सूफी मत का प्रचार? अबुल हसन हुजवेरी ने। अबुल हसन हुजवेरी ने। जनसाधारण में हजरत दातागंज के नाम से प्रसिद्ध है अबुल हसन हजवेरी। मुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ सन 1141 ईस्वी में। सैयद मोहम्मद हाफिज के अनुसार भारत का सर्वप्रथम प्राचीन सूफी सिलसिला कौन सा है? चिश्ती। और ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में शहाबुद्दीन गौरी की सेना के साथ भारत आए और चिश्तिया परंपरा की नींव रखी। उन्होंने अजमेर को अपना स्थायी निवास बनाया। उनकी समाधि अजमेर में ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध दरगाह है। ये तीनों बातें इनके बारे में सत्य हैं। और नेक्स्ट है 126वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके कारण चिश्तिया सिलसिले को भारत में सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई? तो ये हुई बाबा फरीद के कारण। बाबा फरीद। देखो किसकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं? बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। भारत के सोहरावर्दी सिलसिले के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों कथन सत्य हैं। सोहरावर्दी सिलसिले के प्रथम नेता सिंध में आकर बस गए और मुल्तान उनका मुख्य केंद्र बना। इसे भारत में सुदृढ़ और लोकप्रिय बनने का श्रेय बहाउद्दीन जकारिया को है। और इस सिलसिले के भीतर अनेक संत हुए जिन्होंने सिंध, गुजरात, बंगाल आदि प्रांतों में सूफी मत का प्रचार किया। 129वां क्वेश्चन है कि कौन सूफी मत की विशेषता है? सूफी मत की विशेषता कौन सी है? तो ये चारों विशेषताएं सूफी मत की हैं। सूफी मत का उदय इस्लामी देशों में हुआ है। सूफी मत के अनुसार व्यक्ति को ईश्वर का अनुभव करने के लिए कई चरणों और मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों का सामना कर गुजरना पड़ता है। सूफी मार्ग को कोई भी व्यक्ति केवल आध्यात्मिक गुरु, शेख, पीर के खड़े निरीक्षण में ही पार कर सकता है। और सूफी मत की गतिविधियों का केंद्र एक आश्रम, खानका होता है। यहाँ पीर अपने शिष्यों को आध्यात्मिक शिक्षा देता था। तो ये चारों बातें सूफी विचारधारा के बारे में हैं। सूफियों में सभा क्या होता था? तो सूफियों में जो सभा होता था, अ, वो होता था आवेग उत्पन्न करने वाली संगीत का आयोजन करना। सूफी मत का प्रमाणिक और मान्य ग्रंथ किसे माना जाता है? कश्फ उल मजहूब को, महजूब को। कश्फ उल महजूब। कौन सा सल्तनत काल का प्रधान संप्रदाय था? सोहरावर्दी सिलसिला। सल्तनत काल का प्रधान संप्रदाय था सोहरावर्दी सिलसिला। 133वां क्वेश्चन है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में किसका शिष्य था? तो ये अमीर खुसरो शिष्य था निजामुद्दीन औलिया का। निजामुद्दीन औलिया। फिरदौसी सिलसिले के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये तीनों कथन सत्य हैं। फिरदौसी सिलसिला सोहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा था। इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में बिहार के राजगीर में हुई थी। बिहार में इस सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी शेख सरफुद्दीन गाया मनेरी थे। सरफुद्दीन गाया याहिया मनेरी। और 135वां क्वेश्चन है, कादरी संप्रदाय 14वीं शताब्दी में भारत में आया। भारत में इसके केंद्र थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पंजाब, सिंध और दक्कन। 136वां क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी में भारत में शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिला की स्थापना की। भारत में इसका केंद्र था ये चारों, बंगाल, जौनपुर, दक्कन। कश्मीर में ऋषि संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? शेख नूरुद्दीन वली ने। प्रोफेसर खालिक अहमद निजामी के अनुसार दक्षिण में चिश्ती सिलसिले की नींव निम्नलिखित में से किसने रखी थी? शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने। और 139वां क्वेश्चन है, चिश्ती संप्रदाय की लोकप्रियता के कारणों में कौन कारण सम्मिलित है?
तो ये चारों कारण सम्मिलित हैं चिश्ती संप्रदाय की लोकप्रियता के बारे में। चिश्ती संप्रदाय, नंबर 1, चिश्ती संप्रदाय की प्रथाएं भारत में स्थापित नाथपंथी योगियों जैसे गैर परंपरावादी संप्रदायों से काफी मिलती जुलती थी, और चिश्तियों ने भारत में मुस्लिमों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाया और अपने को भारतीय परिवेश में ढाल लिया। चिश्ती खानकाह के समतावादी परिवेश ने भारतीय समाज के निचले सदस्यों को काफी संख्या में आकृष्ट किया, और चिश्ती गुरुओं ने उच्च भावना से युक्त प्रेरणादायक नेतृत्व प्रदान किया। दरबार से वे दूर रहे और राज्य संरक्षण को उन्होंने स्वीकार किया। तो ये चारों चीजें इनके बारे में सत्य हैं। और 140वां क्वेश्चन है, कव्वाली की शुरुआत किससे मानी जाती है? तो कव्वाली की शुरुआत मानी जाती है अमीर खुसरो से। मलफुजात से क्या तात्पर्य है? सूफी साहित्य। मलफुजात क्या हो जाता था? सूफी साहित्य। किस सूफी संत की पंजाबी साहित्य की अनूठी देन है? बाबा फरीद की। किस सूफी कवि का साहित्य अवधी भाषा में है? तो अवधी भाषा में इन चारों का है, कुतुबुन, मंझन, जायसी और नूर मोहम्मद, इन चारों का है। और सूफियों में किसका संपर्क योगियों से रहा है? तो बाबा फरीद और निजामुद्दीन औलिया दोनों का संबंध योगियों से रहा है संपर्क। 145वां क्वेश्चन है, 145वां क्वेश्चन है, किसे बलबन का दामाद माना जाता है? बाबा फरीद को। किसने भारत में नक्शबंदी सिलसिले के नेतृत्व में एक ऐसी विचारधारा को प्रोत्साहन दिया जिसका मुख्य उद्देश्य सूफी मत और वहदत उल वजूद का विरोध करना था? तो शेख अहमद सरहिंदी को। कौन दिल्ली में कोटला फोर्ट का निर्माता था? फिरोज तुगलक या फिरोज तुगलक। कौन सा ढांचा दोहरी गुंबद का सर्वोच्च उदाहरण है? लोधी गार्डन। लोधी गार्डन दोहरी गुंबद का एक सर्वोच्च उदाहरण है। और 149वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत लिखी है? पद्मावत लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। मध्यकालीन भारत में सीधे केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में आने वाली भूमि को क्या कहते थे? खालिसा। खालिसा। और 152वां है, निम्नलिखित में से कौन तकावी ऋण से संबंधित है? कृषि ऋण। तकावी ऋण मतलब कृषि ऋण से संबंधित है। और सल्तनत काल में निम्नलिखित में किसके लिए गुजरात में कैम्बे प्रसिद्ध था? तो वस्त्रों के लिए और सोने व चांदी के कार्य के लिए। किस सुल्तान ने जौनपुर शहर की स्थापना की थी? फिरोज तुगलक ने। किस युद्ध के बारे में भारत में मुगल शासन का प्रारंभ हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध। किस युद्ध के बाद भारत में मुगल शासन का प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ाया गया, और जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। और उसके बाद से मुगल शासन का आरंभ हुआ। कौन सा कालखंड लोधी वंश से संबंधित है? 1451 से 1526 तक। और 157वां क्वेश्चन है, कौन बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी बना? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। और किसका वास्तविक नाम निजाम खान था? निजाम खान नाम था सिकंदर लोदी का। और किस दिल्ली सुल्तान ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और अपने नाम से सिक्के चलवाए? मुबारक शाह ने। आगरा शहर का संस्थापक है सिकंदर लोदी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। आगरा शहर बसाया था सिकंदर लोदी ने। और लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। भारत का वह कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु युद्ध के दौरान हुई? इब्राहिम लोदी की। दाग व चेहरा परिपाटी किससे संबंधित है? सैनिक सुधार से। और सल्तनत काल में सेना की प्रशासनिक देखरेख का कार्य निम्नलिखित में कौन करता था? आरजे ममालिक। सल्तनत काल में बारीद किन्हें कहा जाता था? गुप्तचर और खबरें पहुंचाने वालों को। और एकता, एकता का अर्थ है नगद वेतन के बदले किसी खास भूभाग का राजस्व अधिन्यास। और 167वां क्वेश्चन है, दीवाने मुस्तफराज का संबंध है भू राजस्व से। भू राजस्व से। उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने खाद्यान्न पर से जकात कर हटा लिया? सिकंदर लोदी ने।
कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र भारतीय इस्लामी समन्वय का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तबला। और कौन सी नगरी सिकंदर लोदी की राजधानी थी? आगरा। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर इस वीडियो में हमने 500 प्लस ऐसे एमसीक्यूज कवर किए जो कि मोस्टली एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, ज़्यादातर पूछे जाते हैं बार बार। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही हमारा चैनल स्टडी होम सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब स्टडी होम।